गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। इसको बहुत अच्छे से आप सबने कंप्लीट कर लिया था, बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, अब उसी नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 डिफरेंट फिटिंग टूल। ठीक है, ये आज का टोटल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास रहने वाला है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इससे आपका प्रैक्टिकल में बहुत ही क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है, जो कि प्रैक्टिकल की महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आज का चैप्टर है आपका विभिन्न फिटिंग और या डिफरेंट फिटिंग टूल। इस अध्याय में आप क्या जानेंगे? वर्कशॉप में फिटिंग वर्क के दौरान कौन कौन सा आपका टूल यूज और उनका कंस्ट्रक्शन और स्पेसिफिकेशन विशेषता जो है प्रैक्टिकल टूल्स का क्या क्या होता है। ठीक है, वर्कशॉप में फिटिंग वर्क को हम प्रैक्टिकली इन टूल्स का औजार का कैसे उपयोग करेंगे, ये आपको समझ में आने वाला है। तो अपने आज है फिटिंग टूल्स। फिटिंग टूल्स मतलब सबसे पहले हेडिंग आप पढ़ना है फिटिंग टूल्स, है ना। फिटिंग टूल्स ये पॉइंट आपका फिटिंग टूल्स का पॉइंट का मतलब फिटिंग टूल्स वे टूल्स होते हैं जिनका उपयोग किसी मेटल वुड, मेटल लकड़ी या अन्य मटेरियल को काटने के लिए, शेप देने के लिए, होल्ड करने के लिए, मार्क करने के लिए या मापने के लिए तथा फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। क्या है फिटिंग टूल्स? फिटिंग टूल्स बताइए। फिटिंग टूल्स वे टूल्स होते हैं जिनका उपयोग आप लकड़ी को, मेटल को, धातु को या अन्य मटेरियल को कट करने के लिए, शेप देने के लिए, होल्ड करने के लिए, मार्क करने के लिए, मेजर करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका होता है फिटिंग टूल। इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेन में फिटिंग टूल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस और फैब्रिकेशन के कार्यों में इनका उपयोग हमेशा बार बार होता रहता है। ठीक है, तो अगर आपको टूल्स की अच्छे से सही पहचान हो गई और उसकी विशेषता के बारे में जानकारी समझ में आ गया, तो आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे और फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि ये टोटल प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक लोहे का प्लेट है और आपको उसको फाइलिंग करना है। ठीक है, एक लोहे की प्लेट है, उसको आपको फाइलिंग करना है, यानी स्मूथ करना है, रेती के यूज करके उसको रबिंग को साफ करना है। तो आपको सबसे पहले उसमें क्या आएगा? आपका वाइस। ठीक है, तो आप अगर फाइलिंग करेंगे तो आप उसे हाथ से पकड़ के फाइलिंग करेंगे तो आपको क्या होगा? वो हिलता डुलता रहेगा और फाइलिंग सही से नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो आप हिलेगी हाथ कर सकता है, फिनिशिंग खराब होगा। इसलिए वर्कशॉप में सबसे पहले जिस टूल की आपको जरूरत पड़ेगी वो होगा बेंच वाइज। क्या होगा? बेंच वाइज। बेंच वाइज। बेंच वाइज क्यों? क्योंकि आपको जब भी आप फाइलिंग करेंगे तो पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगफुल यही होगा, इसलिए आपको बेंच वाइज पढ़ना है। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको घर में लकड़ी काटते समय, लकड़ी काटते ना, घर में कोई लकड़ी रखी हुई पट्टी है, उसको काटना है, तो उसको काटेंगे तो एक तरफ से तो दूसरी तरफ उसको जंप ना करे, एक किनारे को काटना है तो दूसरे किनारे लकड़ी ऊपर ना उठे, इसके लिए आपको क्या करना है? उसको होल्ड करके यानी दबाना पड़ता है ना किसी चीज से, या कोई को चढ़ा करके, कई बार बच्चों को या आदमी को आपको पैर से दबाते ताकि वो उछड़े ना, है ना, या किसी चीज में फंसा कर। ठीक है, स्थिर रखने के लिए जो आप उपयोग वहां करते हैं, ठीक वही आपका मेटल जॉब को भी वाइस में क्या करते हैं? क्लैंप करते हैं, यानी दबाव बना के रखते हैं। जो भी आपका मेटल है, जॉब है, जिसको आप फिनिशिंग करना चाह रहे हैं, उसको इसी में बेंच वाइस में ही दबा कर रखते हैं, स्थिर रखते हैं, जिससे कि आपका फाइलिंग आराम से हो सके, यानी आप फाइल को अच्छे से यूज करके मेटल को जो भी फिनिशिंग देना है वो अच्छे से दे पाए। तो उसके लिए आपका यूज होगा बेंच वाइज। बेंच वाइज का यूज होगा क्योंकि वो आपको स्थिर रखने का काम करेगा। ठीक है, अब आप बता सकते हैं वाइस क्या होता है? एग्जाम में आपका पूछा जाता है, सील टेस्ट में भी पूछा जाता है कि वाइस क्या होता है। जब हम कटिंग या फाइलिंग करते हैं तब यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो जॉब है हमारा, यानी धातु का जॉब, वो हमारा स्थिर रहे, इसके लिए हम वाइस का यूज करते हैं। वाइस में कई वाइस आते हैं, उसमें एक होता है बेंच वाइस। ठीक है, वाइस को जॉब को मजबूती से पकड़ने रखने के लिए आपका यूज होता है।
ओके, तो कमेंट में आप बता सकते हैं अगर वाइस लूज होगा तो फाइलिंग पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपका वाइस जो वाइस में आपने लूज होगा तो फाइलिंग पे आपका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, वर्कशॉप में आपका अच्छे फिटर की पहचान उसकी पकड़ से होती है। ठीक है, किससे होता है? उसकी पकड़ से, उसकी स्थिर करने की क्षमता से, कौन चाप को कितना स्टेबिलिटी से होल्ड कर पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वाइस लूज होगा तो आपका फाइलिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। वाइस के मुख्य पार्ट, वाइस के मुख्य पार्ट आप बता सकते हैं। वाइस के मेन पार्ट, मेन पार्ट यानी कि मुख्य पार्ट क्या क्या होते हैं? फिक्स जा, क्या होता है? फिक्स जा, मूवेबल जा, मूवेबल जा और फिक्स जा, मूवेबल जा, हैंडल, हैंडल होता है ना, हैंडल, हैंडल, लीड स्क्रू, क्या होता है? लीड स्क्रू और बेंच क्लैंप या बेस। ठीक है, आपको बेंच क्लैंप या बेस, ये आपके उसके मुख्य पार्ट्स होते हैं। फिक्स जा, मूवेबल जा, हैंडल, लीड स्क्रू, बेंच क्लैंप या बेस। ठीक है, अब फिक्स जा मतलब स्थिर जबड़ा, स्थिर जबड़ा जो बेंच से आपका जुड़ा होता है। मूवेबल जा मतलब जो स्क्रू तंत्र से माध्यम से आगे पीछे होता है। ठीक है, जो स्क्रू तंत्र के माध्यम से आगे पीछे होता है, मूवेबल जा उसको बोलते हैं, यानी कि जो जबड़ा आपका मूव करता है। अगला आपका हैंडल, हैंडल जो लीड स्क्रू को घुमाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे जबड़े खुलते हुए बंद होते हैं, है ना। लीड स्क्रू को घुमाने के लिए ये है ना आपका आपका जबड़े खुलते और बंद होते हैं। लीड स्क्रू को घुमाने के लिए हैंडल का यूज करते हैं ना। अगला आपका बेंच क्लैंप या बेस, बेंच क्लैंप बेस क्या होता है? ये वाइस का हिस्सा होता है जो वर्क बेंच से जोड़ता है, वर्क बेंच से जोड़ता है। कुछ वाइस में घूमने वाला बेस होता है और कुछ में अलग अलग कोरों पे सेट किया जाता है। ठीक है, कुछ वाइस में घूमने वाला भी बेस होता है और कुछ में अलग अलग एंगल पे सेट किया जाता है। ये आपका होता है बेंच क्लैंप या बेस। ठीक है, आपको ये आपका कंप्लीट हो गया फिटिंग टूल, फिटिंग टूल्स में वाइस को। ठीक है, अगला आप पढ़ने वाले हैं फाइल। क्या टॉपिक आपका? फाइल ना, क्योंकि फाइल थी तो फाइलिंग करेंगे आप। फाइल है ना आपका, फाइल, फाइल यानी कि रेतिया ना, आपने फाइल यानी कि रेतिया। ठीक है, फाइल के बारे में आप बता सकते कुछ? फाइल क्यों यूज होता है? क्योंकि फाइल जो है वाइस में आपने पकड़ लिया, वाइस में क्या किया? दाब करके पकड़ लिया, लेकिन साइज को कैसे कम करेंगे आप? फाइल के माध्यम से करेंगे, है ना। अगर जो फिनिशिंग करेंगे कैसे करेंगे? फाइल से ही तो करेंगे, तो आपका यहाँ पे आता है फाइल। ठीक है, अगला पॉइंट आपका फाइल। फाइल रियल एग्जांपल में, रियल एग्जांपल में बता सकते हैं आप लोग फाइल। ठीक, मान लीजिए आपको शाफ्ट का 0.5 mm का कोई बड़ा या बियरिंग का फिट नहीं हो रहा है ना, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, 0.5 mm कोई चीज बड़ा है, जॉब आपका बड़ा है और वो फिट नहीं हो पा रहा है ना, तो आप उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? नया सॉफ्ट तो लाएंगे नहीं ना, कोई सॉफ्ट है और वो आपका जो जॉब है उसमें से 0.5 mm या 0.0225 mm इतना कुछ बड़ा है ना, तो आपका वो फिट तो बराबर होगा नहीं, तो उसको क्या करेंगे आप? नया सॉफ्ट तो नहीं लाएंगे ना तुरंत, सॉफ्ट से नहीं फिट हो, तो उस सॉफ्ट को क्या करेंगे आप? इसी फाइल के माध्यम से उसको सेट करेंगे, यानी कि फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, फाइल से मटेरियल को रिमूव करेंगे जो भी आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, 0.25 जैसे आपका एग्जांपल में ले लीजिए। तो एक फाइल क्या काम करता है? फाइल रबिंग का काम करता है, नहीं कि फाइल आपका काटना नहीं, काटना अलग होता है, और एक रब करके, स्क्रैप करके, रब करके
मेटल को जो एक्स्ट्रा मेटल है उसको हटाता है, वहां पे आपका यूज होता है फाइल। इसलिए इसको फाइल को कंट्रोल कटिंग टूल्स भी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फाइल का काम काटना डायरेक्ट नहीं बोलना है, बल्कि उसको रब करना, फिनिश करना और एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए वो आपका फाइल यूज होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ, अगर घर का एग्जाम्पल ले, चारा मशीन होता है, चारा मशीन में जो उसको काटने के लिए लगा रहता है चारा मशीन में, तो उसको जब वो थोड़ा सा तो कम काट पाता है अच्छे से, जो ग्रासी बोलते हैं, ग्रासी जब उसमें वो हो जाता है तो फाइलिंग से उसको हम साफ करते हैं ना, साफ करते किससे, फाइलिंग से करते हैं, है ना। तो फाइलिंग क्या करता है, तो एक्स्ट्रा को काट के नहीं करता, लेकिन उसी को पतला करके साफ कर देता है। तो वहां पे आपका यूज होता है फाइलिंग। ठीक है, जिससे गलासे का आप धार चौक करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एक्स्ट्रा है तो उसी फाइलिंग करके वैसे रगड़ के उसको हम कम भी कर देते हैं, है ना। अगर यहाँ जरूरत जैसा पड़ता है वैसा फाइल का यूज करते हैं। तो फाइल भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, इसलिए एक चीज सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट रखना होता है कि फाइल का यूज करते समय कभी भी प्रेशर को आगे देते हैं, किधर देना, प्रेशर को आगे की तरफ प्रेशर दे करके आपको चलाना है, पीछे प्रेशर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, पीछे प्रेशर देने से अपना फाइल का दांत जो है खराब हो जाता है, जो उसमें टीथ होता है उसका खराब हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। तो इससे आपका फाइलिंग जल्दी ही बेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको आगे खींचकर धातु को समतल करना है, यानी कि चलाना है, और पीछे ढीला रखना है। पीछे दबाव फाइल को दिया तो जल्दी फाइल खराब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब फाइल के पार्ट है, फाइल के पार्ट आप लोग बता सकते हो कोई क्या क्या होता है फाइल के पार्ट। फाइल के पार्ट आपका टैंग होता है, बॉडी होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट टीथ होता है ना। ये आपका फाइल, इससे टैंग बॉडी जिससे मिलकर बनता है ना। अगला आपका टाइप्स ऑफ फाइल है ना। फाइल के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग फाइल होते हैं ना। जैसे आपका फ्लैट फाइल है ना, फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल और ट्रायंगुलर फाइल। हाफ राउंड फाइल और ट्रायंगुलर फाइल। ठीक है, ये आपका फाइल के टाइप होते हैं। ये आपका टाइप्स ऑफ फाइल है। क्या है, टाइप्स ऑफ फाइल, यानी कि रेतियों के प्रकार होते हैं ना। अलग अलग काम और जरूरत के हिसाब से अलग अलग रेती को हम यूज करते हैं। ये आप प्रैक्टिकल में अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं आपको। फाइल को पीछे दबाव देके क्यों नहीं यूज करना चाहिए, क्यों नहीं चलाना चाहिए, आपको कमेंट में जवाब दीजिए। पीछे दबाव देने से फाइल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पीछे फाइल पे दबाव देने से उसके दांते घिस जाएंगे और उसकी कटिंग की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर आपको, किसी कोई दिक्कत? ये है फाइल का। अब अगला पॉइंट आपका आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर पता है आपको, ना सुना होगा शायद आपने कभी। वर्नियर कैलिपर क्या करता है? वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर है ना। वर्नियर कैलिपर ये काम करता है आपका मेजरिंग करें, इसका मेजरिंग का। जैसे आपको अगर 10 mm का कोई प्लेट है ना, और वो 10.02 mm हो गया, तो आप उसको मेजर करेंगे स्केल से तो बराबर आपका मेजरमेंट नहीं आएगा, क्योंकि 10 पॉइंट में जो 0.02 है वो आपका स्केल छोड़ देगा, उससे आप क्लियर नहीं कर पाइएगा। तो वहां पे आपका यूज होगा वर्नियर कैलिपर, जो आपको पॉइंट में भी मेजर करके
दे सकता है। ठीक है, रियल एग्जाम्पल आपको सपोज करिए आपका सॉफ्ट है, सॉफ्ट आपका 10 mm का है, 10 mm का है और या होना चाहिए 10 mm का, और आपने उसमें 10.03 बना दिया है। ठीक है, कितना 10 mm होना चाहिए और 10 mm आपका होना चाहिए और आपने 10.03 बना दिया है ना, बना दिया है। तो आप अगर असेंबली में जब सेट करेंगे तो 10 mm ही सेट हो पाएगा उसमें, उससे बड़ा तो सेट नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको मेजरमेंट अगर गलत किया, स्केल से किया तो 0.03 को स्केल आपका मेजर नहीं कर पाएगा, उसकी जगह आपका मेजर करना होगा वर्नियर कैलिपर से, जो आपका ये 10.03 को भी मेजर कर लेगा। ठीक है, तो उससे जब 10.03 को मेजर कर लेगा तो आप क्या करिएगा, 0.03 जो है उसको फाइलिंग करके, रब करके, स्क्रैप करके उसको हटा करके 10 mm का बराबर फिटिंग कर देना है। ठीक है, 10 mm का बराबर फिटिंग कर देना है, क्योंकि ये 10.03 असेंबली में सेट नहीं होगा और आपका पूरा असेंबली और फाइल जॉब जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको यूज करना है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, और इंडस्ट्री में एक चीज है कि आपको अगर मेजरमेंट में एरर आया, मतलब खराब आया, तो आपका पूरा मटेरियल लॉस हो जाता है और मनी लॉस हो जाएगा। इसलिए मेजरमेंट आपको बराबर रखना है, इसलिए आपको वर्नियर कैलिपर का वहां पे जरूरत पड़ने वाला है। फिगर में हम उसमें डाल देंगे आपको, आप वहां से देख लीजिएगा जब भी आपको क्लास अपलोड करेंगे दूसरी चीज, और आपको हम प्रैक्टिकल भी यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, जो है आप उनको प्रैक्टिकल मिल जाएगा करते वक्त, और जो ऑनलाइन है उनको आपको फिगर में दिखा देंगे। ठीक है, वर्नियर कैलिपर ये आप ध्यान रखना है। और कमेंट में आप सब बताइएगा मुझे, हाँ कमेंट में क्या बताएंगे कि वर्नियर कैलिपर आपका ज्यादा एक्यूरेट है या स्केल वर्सेज, यहाँ स्केल वर्सेज वर्नियर कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, कमेंट में आप लोग दीजिएगा, देखता हूँ कौन कौन सही स्कोर कर पाएगा। ठीक है, स्केल या वर्नियर, तो इसमें क्या आंसर होगा, वर्नियर। क्यों, क्योंकि ये 0.02 या 0.03 को भी मेजर कर लेगा, जबकि स्केल आपका 1 mm, 2 mm या 10.02 mm को मेजर नहीं कर सकता ना, इसलिए आपका वर्नियर कैलिपर जो है ज्यादा एक्यूरेट होगा, मतलब ज्यादा सटीक नाप कर पाएगा। क्या कर पाएगा, वर्नियर कैलिपर स्केल उतना सटीक नहीं कर पाएगा जितना सटीक वर्नियर कैलिपर कर पाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया वर्नियर कैलिपर। इसमें आपका वर्नियर कैलिपर का एक लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट को एलसी बोलते हैं, एलसी 0.02 mm। ठीक है, मतलब इसकी ये एलसी होती है 8.02 को भी मेजर कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब वर्नियर कैलिपर आपका कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे आउटसाइड, है ना, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आप लोग नोट करते रहिएगा, इनसाइड कैलिपर और क्या, थर्मोफ्रोडाइट, ऐसा कुछ लिखा है, थर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, ये आपका 3 टाइप का कैलिपर आपका पढ़ना है। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर जो आउटर साइड को मेजर करेगा, नापेगा, इनसाइड जो इनसाइडर को करेगा, और ये हेर्माफ्रोडाइट कैलिपर ये आपका डेप्थ के नापता है, इसमें डेप्थ यानी कि गहराई को नापेगा, आपका डेप्थ यानी कि गहराई का, ये बाहर का और ये अंदर का। ठीक है, बाहर, अंदर और डेप्थ यानी कि गहराई, ये तीनों मेजर करने के लिए आपका यूज होता है अलग अलग वर्नियर कैलिपर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें से आप लोग के क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर करिए, वर्नियर कैलिपर का एलसी कितना होता है, वर्नियर कैलिपर का एलसी क्या होता है, एलसी वर्नियर कैलिपर का कितना है। ठीक है, ये कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए, वर्नियर कैलिपर की एलसी कितना है। करेक्ट आंसर 0.02 लिखना, करेक्ट आंसर आपके सामने दिखने वाला है 0.02। वर्नियर कैलिपर में किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, नियर क्लीपर में एलसी का 0.02। अगला टॉपिक आता है आपका ड्रिल मशीन। क्या है? ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, ड्रिल मशीन। ठीक है। अब मान लीजिए अगर प्लेट में आपको होल बनाना हो तो ऐसे प्लेट में, अगर आपको कोई प्लेट है, जॉब है, इसमें अगर आपको होल बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा? हथौड़ा मार के यहाँ होल बनाइएगा, छेनी मार के होल बनाइएगा? नहीं, वहां पे यूज करेंगे आप ड्रिल मशीन। ठीक है, ये होल बनाने के लिए आपका यूज होगा ड्रिल मशीन। ये होल बनाने के लिए आपका यूज होगा ड्रिल मशीन। ठीक है, यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी ड्रिल मशीन की। तो रियल एग्जाम्पल आपका रियल एग्जाम्पल बोलता हूँ, फैन का जो ब्रैकेट बनता है उसका होल कैसे होता है? ड्रिलिंग मशीन से। मोटर बेस जो बनता है, मोटर बेस में जो नीचे का ये बनता है ना बेस, इस पे मोटर ये कसा जाता है ना, इस पे। तो ये आपका कैसे होल बना होता है? ये भी आपका ड्रिलिंग मशीन से बना होता है। स्विच बोर्ड में जो पैनल लगे होते हैं उसका कैसे बना होता है होल? ड्रिलिंग मशीन से बनना होता है। हर जगह आपको ड्रिल्स की जरूरत पड़ती है या ड्रिल होल के होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं भी होल करना है तो आप ड्रिल मशीन लाइए और उससे कर लीजिए। ठीक है, इसमें बिट अलग अलग बिट आते हैं, अलग अलग साइज का, तो बिट आप बदल करके अलग अलग साइज का होल निर्माण बना सकते हैं। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्योंकि अगर आपको सिर्फ किताब का ही ज्ञान नहीं होना जरूरी है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, और प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आपको सर्वाइव करने में, लाइफ को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपने बैकअप से आराम से बढ़ा सकते, इसलिए आपको प्रैक्टिकल भी पूरा वर्कशॉप का इमेजिनेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें होता है ड्रिल एंगल। इसको कितने ड्रिल पे, मान लीजिए आपको होल बनाना है ना, तो ड्रिल एंगल कितना रखेंगे? 118 डिग्री। कितना? 118 डिग्री ये आपको रखना है। ये 118। ठीक है, ये आपका ध्यान में रखना होता है। ड्रिल एंगल कितना है? 118 डिग्री का एंगल, यानी कि कोण, जो हिंदी में जानना चाहते हैं कोण। ठीक है, इतना रखे तो बहुत अच्छे से आपका होल बनता है। ठीक है, हाँ, अब सर जवाब दीजिए। किसी कार्यखंड या वस्तु पर छिद्र करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कमेंट में जवाब दीजिए। किसी कार्यखंड या जॉब को या वस्तु में छिद्र करने के लिए मेटल की धातु को किस चीज का आपको जरूरत पड़ता है? सही जवाब होगा ड्रिल मशीन या ड्रिलिंग टूल्स। ठीक है, ये आपका ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, मशीनी भागों में छिद्र जिसमें बोल्ट गुजरते हैं वो छिद्र किससे बने होते हैं? मशीनी भागों में जो छिद्र बने होते हैं वो छिद्र किससे बने होते हैं? ड्रिलिंग मशीन से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अगला इसके टाइप्स देखिए, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, क्या क्या टाइप्स होता है इसका? पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, मैं थोड़ा बड़ा लिख के हूँ, ऊपर से लिखता हूँ बड़ा। टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन बना सकते हैं आप लोग। टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन है ना। सबसे पहले पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन क्या है? पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन बताइएगा आप। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, क्या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, मशीन, हाँ, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन और पिलर ड्रिलिंग मशीन, पिलर और रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन और गैंग ड्रिलिंग मशीन,
गैंग ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पिंडल, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये आपको ध्यान रखना है। कितना टाइप का? पोर्टेबल, सेंसेटिव, पिलर, रेडियल, गैंग और मल्टी स्पिंडल। ठीक है, ये आपका ड्रिलिंग मशीन कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, हार्ड मेटल में कम स्पीड क्यों जरूरी होता है? तो हार्ड मेटल होता है, जब हम उसको उस पर डील कर रहे हैं तो स्पीड हमें कम रखना है या ज्यादा? कम। और वो कम रखने क्यों कम जरूरी है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्यों कम रखते हैं? क्योंकि अधिक स्पीड से ड्रिल बीट जो है गर्म होकर के, अधिक स्पीड से ड्रिल बीट गर्म होकर के खराब हो जाती है, इसलिए हार्ड मेटल में कम स्पीड रखते हैं, जिससे कि ड्रिल बिट गर्म ना हो और खराब ना हो, यानी कि टूटे ना। इसलिए हार्ड मेटल यानी जो कठोर धातु होता है उसमें हम क्या रखते हैं? कम स्पीड रखते हैं, अधिक स्पीड नहीं रखते, जिससे कि हमारा ड्रिल बिट गर्म होकर नुकसान नहीं होता और अच्छे से चलता है। इसलिए हमें कम स्पीड रखना है, हार्ड मेटल में कम स्पीड। ये आपको ध्यान रखना है। आपका ड्रिलिंग मशीन हो गया, इसमें नोट कर लीजिए, फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ऑनलाइन में। अगला आपका है फीलर गेज। क्या है? फीलर गेज। फीलर गेज, फीलर गेज के बारे में आप लोग सुना होगा। किसी जो होता है गैप मापने, गैप मापने के लिए, इसलिए फीलर गेज एग्जाम्पल में क्वेश्चन में पूछ लेता है आपको, फीलर गेज के प्रयोग करेंगे, एग्जाम में पूछ लिया तो, इसलिए गैप मापने के लिए। ठीक है, जैसे इंजन वाल्व में क्लियरेंस आपका मापना होता है, मतलब मिनिमम गैप नापना होता, तो इंजन वाल्व का क्लियरेंस हो गया, स्पार्क प्लग का गैप हो गया, मोटर में एयर गैप हो गया, इन सबको मेजर करने के लिए आपका नॉर्मल स्केल नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उतना सटीक से नहीं बताता है, इसलिए आपको वहां पे फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपका, जितना पतला आपका गैप होगा उतना ही स्पेशल टूल आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका फीलर गेज बेस्ट होता है, जब हमें पतला से पतला गैप नापना हो तो वहां पे गैप है, पतला से भी पतला गैप नाप सकता है, पतला से भी पतला गैप नापने के लिए फीलर गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया फीलर गेज। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको ITI में सिर्फ पास होना ही काफी नहीं है। ठीक है, स्किल डेवलप करना यानी कि स्किल को सीखना आपको जरूरी आना चाहिए। ठीक है, जिस भी आपका स्टूडेंट को टूल का अच्छा प्रैक्टिकल का समझ आ गया, जिस समझ आ गया प्रैक्टिकल में टूल्स का, तो उसका आपका वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि टॉप इंडस्ट्री जो होती है वो आपका सर्टिफिकेट नहीं, स्किल को, टॉप इंडस्ट्री आपका सर्टिफिकेट नहीं, स्किल आपको उन्हें चाहिए होता है, इसलिए आपको प्रैक्टिकल तो करना ही है, और इसके बाद एक प्रैक्टिकल इमेजिनेशन आपको बना के चलना पड़ेगी, इससे आपको चीजें समझ में आएगा। वैसे मैं कोशिश आपको कर रहा हूँ आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का, बस आपको क्या करना है, चैनल के साथ आपको बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको पूरी ITI सीरीज को आपको एक एक करके फॉलो करना है। मैं कंप्लीट सिलेबस आपका करा रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपका स्टूडेंट रेगुलर सीरीज को फॉलो करेगा उसका एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों तो बेस्ट होगा ही, और उसको नंबर भी अच्छा आने वाला है। अच्छा नंबर आने से उसका फायदा ये होगा कि जब भी आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, किसी से रेलवे से करना चाहते हैं, मान लीजिए अप्रेंटिसशिप, या और संस्थान से करना चाहते हैं, तो वो अप्रेंटिसशिप जो है आपका मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है, उसमें एग्जाम तो होता नहीं, कौन अप्रेंटिस कर पाएगा, उसके लिए क्या होगा, मेरिट भी होता है। तो मेरिट में आपका जिसका नंबर
अच्छा रहेगा, जिसमें मार्क अच्छा रहेगा, गुड मार्क होगा, मार्क अच्छा रहेगा, गुड स्कोर, उसके लिए बेस्ट होता है। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अच्छा स्कोर आया तो आपका अप्रेंटिसशिप करेंगे तो जॉब लगना आसान हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना। ITI के बाद डायरेक्टली आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। रेलवे हो गया और सारी संस्था हर जगह अप्रेंटिसशिप चलता है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप करने वाले को वहाँ पे 20% वेटेज भी मिलता है और कंपनियां उनको अलग से भी प्रेफरेंस करती हैं, प्रिपेयर करती हैं जब भी जो अप्रेंटिसशिप किया होता है। ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट परमानेंट वैकेंसी में अप्रेंटिसशिप वालों की जरूरत उन्हें रहती है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के दौरान आदमी अच्छे से ट्रेंड हो जाता है, ठीक, काम करके सीख जाता है। तो वो चाहते हैं कि अप्रेंटिसशिप वाले आए, पर अप्रेंटिसशिप को इसका मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है अपेक्षाकृत सिर्फ ITI में। दूसरे से अप्रेंटिसशिप आप तभी कर सकते हैं जब आपका गुड स्कोर आएगा। गुड स्कोर कब आएगा? जब आप पढ़ेंगे। ठीक है।